ओके, शुरुआत किया जाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेशन 2। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम एक और प्रॉब्लम सेशन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ द वेव मोशन। ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ लिया है उसी के कुछ कंसेप्ट को और ग्रिप बनाने के लिए बढ़िया से हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए किया जाए। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 और ये 2। स्वागत है आप सभी का, स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला सवाल, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय ए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एक वेव दिया है, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, वो कुछ भी दिया है, देखते हैं। 1/√a sin ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग दिया है। चलिए वहीं पर है। तो उसने कहा है द एम्पलीट्यूड विल बी, अच्छा इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिप्रेजेंटेड। तो इसका हमें क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है। चलिए तो बताते हैं। ये ऐसा हो जाएगा कि y इक्वल टू 1/√a sin ओमेगा टी प्लस माइनस 1/√b cos ओमेगा टी। सही है। चलिए, एम्पलीट्यूड इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस माइनस रूट बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हाँ या नो, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो, साइन 90 यहां होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज अगेन व्हाट, cos थीटा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा है तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, अच्छा 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा? आपके मन में ये भी तो सवाल आना चाहिए कि सर ये भी तो सही था कि साइन 90 माइनस थीटा लिखते तब भी तो cos थीटा ही आता है ना। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा लिखते, दैट मीन्स वी आर राइटिंग साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट, cos ओमेगा टी। ये भी सही था, लेकिन मैंने लिखा क्या, 90 प्लस ओमेगा टी। इसका रीजन स्टूडेंट, इसका रीजन ये है, हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म को क्या रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये टर्म यूज किया। ठीक, चलिए अब इसके बाद की कहानी हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया है कि इट इज समथिंग लाइक y इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस माइनस 1/√b sin ओमेगा टी, और इसे ऐसा लिख देते हैं a2 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सही है। चलिए मैं ये मिटा देता हूं, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ए सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव है। ये y1 है उसमें, और ये प्लस माइनस y2। y1 का एम्पलीट्यूड है a1 एंगल ओमेगा टी पर, y2 एम्पलीट्यूड है a2 एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो देखिए बहुत आसान है, वैसे तो एक ही लाइन का मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड है a1 और एंगल कितना, ओमेगा टी, उससे हमने मान लिया रेफरेंस। ठीक है, अब a2 वाला यानी कि y2 वाला जो है, इसका एम्पलीट्यूड है a2 लेकिन कितने एंगल पर, पाई बाय 2 पर। यानी कि जो दूसरा वेक्टर हम दिखाएंगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, पाई बाय 2। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाल भी तो सकते थे सर, देखिए निकालते हैं। साइन के साथ जो भी है वो क्या है अपना, φ1 है। साइन के साथ जो भी है वो क्या है, φ1 है। φ1 यानी कि ब्रैकेट में जो भी होता है वो φ1 यानी पहला फेज, पहली वेव का। इसका क्या आ जाएगा, φ2 ओमेगा टी प्लस φ2 पाई बाय 2। सही है। तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, φ2 माइनस φ1 इज कम्स आउट टू बी पाई बाय 2। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। वेरी सिंपल, वही तो मैंने दिखाया है कि नहीं। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 है, दिखा दिया। अब दो वेक्टर जिनका एम्पलीट्यूड a1 a2 है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो वेरी सिंपल, क्या रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सही है। लेकिन a1 का वैल्यू है कितना, a1 का वैल्यू है स्टूडेंट 1/रूट है, देखिए इक्वेशन में है ना, 1/√a है, और ये कितना 1/√b। प्लस माइनस जो है वो क्या है, वेव का एडिशन होना या क्या, मतलब रिफ्लेक्शन होना दिखाता, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, हमें एम्पलीट्यूड लेना केवल। ठीक है, ले चुके। चलिए, वैसे भी अगर माइनस लोगे तब भी तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आना, कोई चिंता वाली बात नहीं।
चलिए, तो इट कम्स आउट टू बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 1/√a का स्क्वायर प्लस 1/√b का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस लो या माइनस लो, कोई पद पढ़ना है क्या? नहीं, स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, है ना। चलिए, 1/a का स्क्वायर 1/a हो जाएगा, √a का स्क्वायर a प्लस 1/b। नाउ सॉलिड ए बी एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। देखो कहां पर कोई ऑप्शन दिया है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। अगला सवाल करते हैं। छोटा ही सवाल था, वैसे मैंने ही बड़ा चढ़ा के दिखाया। सुपर पोजिशन पर बेस्ड है ये सवाल, ठीक है ना। सुपर पोजिशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, इसमें दो वेव मिल रही है, इंटरफेयर कर रही है। आगे बढ़े, चलो। इसमें सवाल मैंने आधा लिखा है, इसके ऑप्शन में दे रहा हूं विद्यार्थी। क्वेश्चन है फॉर द वेव फाइंड फेज। फॉर दिस वेव, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वहां लिख देते हैं। फॉर दिस वेव आपको फाई फाइंड करना है। फाई मतलब जो दिया है, ऑप्शन है ए बी सी डी। 0 माइनस पाई बाय 2 पाई, ए बी सी डी। 0 पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2। देखते हैं, है ना। चलिए, सवाल है ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव डेट मीन्स ट्रेवलिंग वेव, जो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी कि उसने कहा है कि एक वेव है जो आगे ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसका वेव एक्शन उसने गिवन दिया है अपने को बाई एक्स टी, यानी कि एक्स और टी का फंक्शन होगा। चलिए, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो फाई है वही अननोन है, वही हमें फाइंड करना है। तो उसने कहा कि फाई में से कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी। एट इट्स स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 0 इज गिवन। और इसमें क्या डाटा गिवन है भैया? और इसमें कुछ भी डाटा गिवन नहीं है। एट टी इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना है? अच्छा, ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स है, ठीक है। चलिए, इसने कहा है टी इक्वल टू 0 पर मैंने क्या किया है? टी इक्वल टू 0 पर मतलब देखो, वेव चल रही थी चल रही थी चल रही थी, टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर ऐसे फोटोशूट किया, ठीक है, डिस्क्याम। तो फोटोशूट जैसे किया तो क्या होगा? फोटोशूट करने पर कुछ आपको वेव ऐसे फोटोग्राफ दिखेगा, वही फोटोग्राफ यानी कि वही स्नैपशॉट दिया गया है। कहा है कि ठीक जिस समय स्नैपशॉट लिया गया है, बताओ फाई क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये टी इक्वल टू 0 पर है और ये एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है क्या? जी हाँ, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 पर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या करते हैं? इसका स्लोप फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखो, क्योंकि स्लोप फाइंड करने से क्या होगा? हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ स्पीड इनटू स्लोप। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि पार्टिकल किस तरफ जाना चाहता है ना। चलिए, यहां मैंने एक स्लोप ड्रॉ किया। चलिए, मैंने बताया था ऐसा कि स्लोप ऐसा हो और एक ऐसा हो। इस केस में जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। इस केस में जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है। नो डाउट नेगेटिव ही है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक ना। अगर स्लोप नेगेटिव है तो आपको यह बताना है कि यहां पर एंगल कितना रखूं कि आपको आंसर क्या मिल जाए? नेगेटिव मिल जाए, है ना, नेगेटिव मिलना चाहिए। चलिए, अब फाई का वैल्यू 0 रख के देखो, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। तो पाई बाय 2 पर लो, ये कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस। पाई रख के देखते हैं, पाई रख के देख लो, पाई, ठीक है। ये क्या बन गया? पाई प्लस थीटा। इसे थीटा कहा मैंने बस समझने के हिसाब से। ए साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब हम यहां पर हैं, कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स वी आर इन नेगेटिव,
है ना, यानी कि माइनस का a साइन थीटा, सही है। तो माइनस मिलेगा, यानी कि पाई इक्वल टू पाई पर आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा, और हमें नेगेटिव ही चाहिए था, है ना, जो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे क्रॉस चेक करके ही करना था, ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, एंड आंसर इज पाई। ओके, राइट डाउन। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ मैंने, देखिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल है, ये उसके ऑप्शन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नीट लेवल का है, एएमयू में पूछा गया है। द रोप शोन एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम पर किसी रस्सी को दिखाया गया है, कैरिंग ए वेव, वो जो वेव को कैरी कर रहा है, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट में ट्रेवल कर रही है, क्रिएटेड बाय सोर्स, वो जो वेव है क्रिएट की गई एक सोर्स के द्वारा, और वो वेव, सॉरी, वो जो सोर्स है, जो वेव उसने जनरेट की है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एन है। चलो, तो एक डाटा में मिलता है कि जो वेव जनरेट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्ज है, एन कुछ भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं, और वेव कुछ ऐसा दिया, ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ वेव बनाया और ये 5 पॉइंट दिखाए, ऐसा क्वेश्चन दिया। पहला स्टेटमेंट इसने दिया है, द स्पीड ऑफ वेव इज 4n इंटू ए बी, ए बी, ये ए बी पता नहीं क्या। द मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3 सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या केवल दूसरा, या केवल तीसरा, या फिर पहला और तीसरा। तो अब हम चेक करेंगे, इसे चेक करते हैं। तो काफी आसान है, देखिए पहला हम चेक करते हैं स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ वेव कैन बी रिटर्न एज v इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, सही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दिया है कितना, n, सही है। लेकिन अब दिक्कत है, यहाँ लेमडा नहीं दिया है, लेमडा नहीं दिया है, स्पीड ऑफ वेव में n तो है, लेमडा नहीं है, लेमडा की जगह कुछ और है। तो हमें क्या करना होगा, लेमडा को ए बी के टर्म्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तब पता चलेगा हाँ क्या वो आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, चेक किया जाए। चलिए देखते हैं। अगर मैं एक पूरी वेव की बात करता हूं, तो ये पूरी वेव है, ठीक है, कंप्लीट वेव, उसके बाद फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। एक कंप्लीट वेव का वेवलेंथ होता है लेमडा, सही है। तो आधे वेव की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, लेमडा बाय 2। अब इसमें भी लेमडा बाय 2 पूरा है, अब इसमें भी हमें ए बी का देखना है, तो ए बी का वैल्यू कितना हो, फिर से आधा हो गया ये, यानी कि इट्स लेमडा बाय 4। ए बी का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू लेमडा बाय 4। सो फ्रॉम फिगर, गिवन जो फिगर है, ए बी इज इक्वल टू लेमडा बाय 4, तो वी कैन राइट लेमडा एज 4 इंटू ए बी। तो ये लेमडा का वैल्यू यहां रख दें, रख दो, क्या आता है, n मल्टीप्लाइड बाय 4 ए बी। तो क्या सही था वो, जी हाँ सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, v इक्वल टू 4n इंटू ए बी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसकी कहानी खत्म, इसकी भी खत्म, ठीक है। केवल थर्ड सही नहीं हो सकता, केवल सेकंड सही नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट सही है। इतना लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि बी और ई जो दो पोजीशन दिखाई गई है पार्टिकल्स की, उन दोनों के बीच में, अच्छा बी और ये क्या, ये तो तीसरा ना, यस, द मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3 सेकेंड। तो ए और डी क्या कभी सेम फेज में आ सकते हैं क्या, ऐसा उसने कहा है। अगर आ सकते हैं तो क्या ये टाइम लगेगा क्या, तो हम पहले ये चेक करते हैं, क्या उनके सेम फेज में आने की कोई कंडीशन होगी। तो देखते हैं, ये देखिए, ये जो ए वाला पार्टिकल है अभी मैक्सिमम है, सही है, ये वाला जो ए पर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम है, डी पर जो है वो पार्टिकल 0 पर है। तो जब ये 0 पर आएगा तब ये मैक्सिमम पर चल जाएगा, मतलब वो कभी फेज में नहीं आ सकते, फेज में आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते तो इसका खेल खत्म, ठीक है, कभी नहीं आएगा, तो टाइम की चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का टाइम की क्या है, ऑसिलेट करने का अलग अलग है ना, ऐसा है।
चलिए अगला हम बढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज 3π/2। चलिए इसका भी देखते हैं क्या 3π/2 है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है, क्योंकि अब लगना भी चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑप्शन नहीं है तो ये वाला सेकंड दिया मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड ही होना चाहिए। तो चाहो तो करेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन हम चेक भी करेंगे। बी कहाँ है? बी ये रहा, ये बी है और ये ई है। तो इसको ऐसा बना दें, ये देखो 0 डिग्री, ये पूरा होता है यहां से एक साइकिल 180 डिग्री, सही है। और ये 180 हो गया, बीच में ये कितना होगा? 90। यानी कि 0 से गए 90, 90 से 180, 180 से ये 270, ये 360 और ये कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, तो पार्टिकल जो ई पर है उसका फेज है 450 डिग्री और बी पर जो है, बी पर कितना है? 180 डिग्री, करेक्ट। चलिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? इट्स 5e माइनस 5b, 450 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। सही लिखा क्या? सही लिखा, 270 डिग्री। और इसको रेडियन में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? 3π/2। यस, इट इज करेक्ट। द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज 3π/2 एंड योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, है ना? लिख लीजिए। अगला सवाल करते हैं इसके बाद। अगला सवाल लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। टू पल्सेस, दो पल्स हैं इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है स्ट्रेच की, दो पल्स हमने जनरेट किए हैं। whose centers are initially 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये एक स्ट्रिंग था, ठीक है, उसमें हमने दो पल्स जनरेट किए। वो दो पल्स जो है उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यहां मान लो इसका सेंटर है, यहां मान लो इसका सेंटर है, दोनों के बीच का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब इतना डिस्टेंस था तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। एंड द स्पीड ऑफ ईच पल्स इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पूछा है कि आफ्टर 2 सेकंड, जब वो 2 सेकंड चल लेंगे तो बताओ द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्स विल बी 0, प्योरली काइनेटिक और प्योरली पोटेंशियल, समथिंग लाइक दिस, क्या क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ ये सवाल पूछा कहां से गया है। ये पूछा गया आपके टोटल एनर्जी वाले कंसेप्ट से। क्या था कि एक वेव होती है, तो हमने कहा था कि जहां स्ट्रेचिंग ज्यादा है वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सही है ना? जहां स्ट्रेचिंग ज्यादा है वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ऐसा बताया था। अब यहां पर देखो ऐसा बनाया था हमने वेव, ठीक से बनाता हूं, ये ऐसा बनाया था। यहां जो स्ट्रेचिंग था वो क्या था? नेग्लिजिबल है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था और साथ ही साथ यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। क्यों 0 थी? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0, सही है। वहीं पर अगर मेन पोजीशन की बात करें यहां पर, अब देखो यहां स्ट्रेचिंग क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है, सही है। स्ट्रेचिंग ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और साथ ही साथ ये मेन पोजीशन पर होगा पार्टिकल, तो मेन पोजीशन पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो हमने कहा था टोटल एनर्जी इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, वेव के लिए, सही है, सेम नहीं है। तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा तो काइनेटिक भी ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम तो काइनेटिक भी कम। इसने कहा कि उसी कंसेप्ट पर आधारित एक सवाल है, तो बताओ कि जब ये 2 सेकंड चल लेगी, ये भी 2 सेकंड चलाओ, इसे भी 2 सेकंड चला दो, जब मिलेगी या कुछ भी होगा, तो बताओ टोटल एनर्जी क्या होगा? वो प्योरली काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा, या क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल लेगी? 2 सेंटीमीटर। कितना सेकंड चलाना है? 2 सेकंड चलाना, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी इधर से? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये वेव अपने सेंटर से कितना चलेगी? 4 सेंटीमीटर चलेगी। ये भी तो उससे की स्पीड उतनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आफ्टर 2 सेकंड ये भी कितना चल रही? 4 सेंटीमीटर। यानी कि कुछ समय बाद ये वेव यहां पहुंच गई और ये भी वेव यहां पहुंच गई, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या होगा? ओवरलैप होगी, और ओवरलैप हो जाएगी तो क्या होगा? ये रस्सी ऐसे बन जाएगी। ओवरलैप मतलब सीधा क्या हो गया?
प्लस माइनस 0 हो गया, है ना। चलिए अब क्या बताओ, स्ट्रिंग अगर ऐसा बन गया यानी कि ड्यू टू ओवरलैपिंग, आफ्टर 2 सेकेंड इट विल लुक लाइक समथिंग दिस। क्या इसमें कोई स्ट्रेचिंग है? नहीं है। क्या इसमें कोई स्ट्रेचिंग है? तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें है ही नहीं, इस बार इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। लेकिन 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 क्या कि यहां पर जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन पर है, यानी कि उसके पास जो एनर्जी है वो किसकी वजह से? प्योरली काइनेटिक की वजह से, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, क्योंकि मेन पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, प्योरली काइनेटिक। तो अब समस्या ये है कि सर उसमें तो आपने कहा था ये वहां हम सिंगल वेव की बात करते हैं, वहां हम सिंगल वेव की बात करते हैं, इसलिए वहां पर मैंने कहा था कि टोटल एनर्जी विल नॉट बी सेम एट ईच इंस्टेंट, जहां पोटेंशियल मैक्सिमम व काइनेटिक मैक्सिमम, जबकि यहाँ दो पल्स थी एक दूसरे के ऑपोजिट डैश में आ रही थी। वो इसलिए बताया कंसेप्ट कि उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा सा क्या कर सके, रिलेट कर सके चीजों को, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे। ओके, अगला लिखा सवाल देख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए उसे। ऑप्शन वगैरह ए बी सी डी सब कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अंतिम सवाल आज का। चलिए, द डायग्राम शोन below shows an instantaneous position of a string as a transverse progressive wave travels along it from left to right। स्ट्रिंग के अलोंग एक वेव है जो लेफ्ट से राइट जा रही है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्सप्रेशन में जा रही है। चलिए ऐसे जा रही है, जाने दो उसे, पकड़ो नहीं, है ना। Which of the following correctly shows the direction of the velocity of the points 1, 2 and 3? यानी कि 1, 2 और 3 तीन पोजीशन है पार्टिकल की। बताना है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है इस साइड होगा, इस साइड होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो वेरी सिंपल कि पहली बात कि पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी कि वेव में जो भी पार्टिकल होता है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ये राइट और लेफ्ट का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राइट और लेफ्ट का मुद्दा नहीं है तो ऑप्शन ए में तो सभी क्या है, राइट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए गलत। ये राइट है, लेफ्ट है, राइट है, ये भी गलत, यानी कि ऊपर या नीचे वाले ही ऑप्शन होंगे। तो सी और डी में से कोई होगा, ठीक है। तो सी और डी में से कौन होगा देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप। वी है वेव का स्पीड जो कि पॉजिटिव है ना, हर केस में पॉजिटिव। हम पार्टिकल नंबर 1 के लिए देखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ओके, पार्टिकल नंबर 1 के लिए बात करते हैं। अरे ये लो, पार्टिकल 1 Vp इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये नया नहीं बता चुके हैं एक बार, ठीक है ना, बस लिया यूं ही ऑप्शन में अच्छा दिया था। तो ये देखो, ऐसा हो स्लोप तो पॉजिटिव, ऐसा हो तो नेगेटिव, रटवा चुके हैं, छाप लेना दिमाग में। तो ये जो स्लोप है पॉजिटिव है, इनके स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर बाद में मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव, यानी कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो नेगेटिव, यानी कि वो नीचे की तरफ है। कहाँ है, नीचे की तरफ, यहाँ ऐसा, ठीक है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। पार्टिकल नंबर 2 Vp इज इक्वल टू माइनस वी। अब वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव ही है, स्लोप हमें चेक करना है, चेक करते हैं। अब इसका स्लोप ऐसा आएगा टेंजेंट, ये क्या होगा, स्लोप ऐसे हो तो नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इट आंसर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब ये कहाँ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है। चलिए, और पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ किया, Vp इज इक्वल टू माइनस का V तो पॉजिटिव, इंटू स्लोप चेक करना, तो यहां से ऐसा, है ना, पॉजिटिव होगा ये स्लोप, है कि नहीं, स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो देखो क्या मिल गया, पार्टिकल 1 पर ये नीचे की तरफ, पार्टिकल 2 पर ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना, नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी। इसी के साथ आज का अपना ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, इसी लेवल तक का पूछा जाता है लगभग जेईई मेंस में, ठीक है। और सीईटी लेवल के काफी क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, लेक्चर नंबर जो प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट था उसमें किए, और नीट लेवल के हमने 3-4 क्वेश्चन इसमें किए हैं अटेंड, बाकी आप खुद अटेंड करने होंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको हर तरह की दी है, चाहे वो नीट वाले हो या सीईटी वाले या फिर जेईई मेंस वाले, ठीक है। किसी भी तरह के आप क्वेश्चन हैंडल करने की आप में अब कैपेबिलिटी हो सकती है अगर आपने इतना सारा पढ़ लिया तो। अब हम आगे क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, वो सुनिए ध्यान से। आगे हमें पढ़ना है एक स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, कल ये बताना चाहता हूं कि क्या है चीज, कि चैप्टर कैसे गो थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वेव मोशन से, ठीक है, जो अपने 11th में है, सॉरी अपने 12th क्लास में, किस नाम से, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऐसा ही था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के नाम से है। उसके अंदर हमें पढ़ना था एक तो वेव का मोशन यानी कि प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव यानी कि ट्रेवलिंग वेव, यानी कि वेव ऑन ए स्ट्रिंग, जो हम पढ़ चुके, ठीक। उसके बाद हमें पढ़ना था सुपरपोजिशन, वो भी हम पढ़ चुके। उसके बाद हमें पढ़ना था इंटरफेरेंस, वो भी हम पढ़ चुके, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सुपरपोजिशन में 3 घटनाएं होती है, एक इंटरफेरेंस, एक बीट्स एंड स्टेशनरी वेव, ठीक है। इंटरफेरेंस हम कवर कर चुके। अब हमें स्टूडेंट पढ़ना है स्टेशनरी वेव, यानी कि स्टेशनरी वेव जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द वेव मोशन, और यू कैन से दैट इज द पार्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। यानी कि अभी हम उसी चैप्टर में चल रहे हैं, लेकिन हम उसका एक अलग से लेक्चर सीरीज या इसी में कंटिन्यू कर देंगे, लेक्चर नंबर 11 या 12 जो भी होगा उसका आगे का, ठीक है, उसी में आगे स्टार्ट करेंगे। स्टेशनरी वेव पर अपने 3 या 4 लेक्चर रहेंगे, ठीक है। स्टेशनरी वेव पर 3 या 4 लेक्चर रहेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंस रखेगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, नो डाउट रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव अलग से चैप्टर नहीं है, इसी में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीट्स। बीट्स का मतलब जो ड्रम हम बजाते हैं, ढम ढम ढम, ठीक है, तो बीट्स जो सुनाई देते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इन केस कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट